देश के अलग अलग राज्यों में हुए बाई इलेक्शंस के नतीजे आ गए हैं। गुजरात के मांजलपुर में भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र भाई पटेल और मध्य प्रदेश के दतिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज की है। लेकिन बिहार के बांकीपुर सीट का नतीजा सबसे अलग और सबसे बड़ा माना जा रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर असेंबली सीट जीत ली है। उन्होंने बीजेपी के नीरज सिन्हा को करीब 19,000 वोटों के अंतर से हरा दिया है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से मुकाबला सिर्फ दो ध्रुवों के बीच में माना जाता था, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन अब इस तस्वीर में एक तीसरा नाम जुड़ गया है। पटना की सबसे प्रतिष्ठित असेंबली सीटों में से एक बांकीपुर से आया चुनावी नतीजा बता रहा है कि बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है। बीजेपी जो इस सीट को सालों से अपने सबसे मजबूत गढ़ों में गिनती रही है, उसे यहीं हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक असेंबली सीट जीतने की कहानी नहीं है। ये प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन का अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। क्या हुआ इस चुनाव में और आखिर प्रशांत किशोर ने ये सीट कैसे जीती, इसे विस्तार में समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। बांकीपुर सिर्फ पटना का एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये बिहार की राजधानी का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। विधानसभा, सेक्रेटरीट, बड़े सरकारी दफ्तर, राज्य की सत्ता से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्थान इस इलाके के आसपास मौजूद हैं। इसीलिए इस सीट को हमेशा से बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल असेंबली सीटों में गिना जाता रहा है। सोशल पर्सपेक्टिव से भी बांकीपुर की अपनी अलग पहचान है। यहाँ एजुकेटेड वोटर्स, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और उच्च वर्ग के वोटरों की बड़ी हिस्सेदारी है। यही वजह है कि यहाँ के चुनावी मुद्दे भी अक्सर बाकी बिहार से अलग होते हैं। बांकीपुर में 30 साल से भाजपा को कोई हरा नहीं पाया था। 1995 से लगातार सीट पर बीजेपी का कब्जा था। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उसके बाद उनके बेटे नितिन नबीन लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। 2025 के चुनाव में बांकीपुर के विधायक चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राज्यसभा चले गए। इसके बाद उन्होंने असेंबली से इस्तीफा दे दिया, जिससे ये सीट खाली हुई और बाई इलेक्शन करवाने पड़ी। अब प्रशांत किशोर ने ये सीट जीत ली है। यही वो प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में भारत की कई सबसे बड़े चुनावी अभियानों की स्ट्रैटेजी तैयार की है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत, 2015 में बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी, 2017 में पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार और 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ बड़ी जीत। इन सभी चुनावों में प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर सबसे चर्चित नाम रहे। भारतीय राजनीति में उनकी पहचान हमेशा से एक किंग मेकर के रूप में रही। वो चुनाव जिताते रहे, सरकारें बनवाते रहे, लेकिन खुद कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे। लेकिन बांकीपुर बाई इलेक्शन ने ये कहानी बदल दी है। पहली बार प्रशांत किशोर अपनी ही बनाई पार्टी के साथ चुनाव लड़े, पहली बार जनता से अपने लिए वोट मांगे और पहले ही चुनाव में जीत हासिल कर ली। जनसुराज एक नई पार्टी है। उसके पीछे दशकों पुराना कोई संगठन नहीं है, कोई स्थापित जातीय वोट बैंक भी नहीं था, कोई राजनीतिक परिवार या वंशवाद नहीं था। सत्ता की सरकारी मशीन भी उसके साथ नहीं थी। इसके बावजूद बिहार की राजधानी की सबसे अहम सीट पर जीत दर्ज करना ये संकेत देता है कि राज्य की राजनीति में अब एक विकल्प के लिए जगह बन रही है। यही वजह है कि इस नतीजे को सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं देखा जा रहा, इसे आने वाले बिहार असेंबली चुनाव में 243 सीटों के लिए एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर भी पढ़ा जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर बांकीपुर जैसे बीजेपी के 30 साल पुराने गढ़ में प्रशांत किशोर जीतने में कैसे कामयाब हो गए। इस जीत के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं थी। सोशल स्ट्रक्चर, लोकल मुद्दे, स्ट्रैटेजी और विपक्ष की कमजोरियां, कई ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर नतीजा बनाया। सबसे पहली वजह रही बीजेपी के लेगेसी वोट बैंक में नाराजगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत समाज के एक हिस्से में सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। ये तीनों वर्ग लंबे समय से बीजेपी के कोर वोटर बैंक माने जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने इसी नाराजगी को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश की। उन्होंने अपर कास्ट बहुल इलाकों में, बिजनेस एसोसिएशंस में और रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में लगातार छोटी बैठकों के जरिए संदेश दिया कि बीजेपी ने अपने समर्थकों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। दूसरी बड़ी वजह यंग वोटर्स का गुस्सा माना जा रहा है। नीट पेपर लीक विवाद और उसके बाद छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने बिहार के युवाओं में सरकार के प्रति गुस्सा पैदा कर दिया था। चुनाव ऐसे समय में हुआ जब शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बदलाव की इसी भावना का फायदा जनसुराज को मिला और बड़ी संख्या में युवा मतदाता उसके पक्ष में दिखाई दिए। तीसरी वजह रही प्रशांत किशोर का बेहद आक्रामक इलेक्शन कैंपेन।
जहां दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेडिशनल रैलीज कर रही थी, वहीं प्रशांत किशोर ने लगभग पूरे महीने बांकीपुर की गलियों में लगातार जनसंपर्क किया। चाय पर चर्चा, छोटी सभाएं, डोर टू डोर कैंपेन और संवाद के जरिए उन्होंने खुद को एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में पेश किया जो चुनाव खत्म होने के बाद भी इलाके में दिखाई देगा। चौथी वजह स्थानीय मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाना था। बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्र में प्रशांत किशोर ने कास्ट कार्ड प्ले नहीं किया। उससे ज़्यादा उन्होंने ड्रेनेज, जल भराव, ट्रैफिक, सड़क, हायर एजुकेशन और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दे उठाए। उनकी टीम लगातार लोगों से बातचीत करके ये उन्हें बताती रही कि राजधानी के बीचों बीच स्थित इस इलाके की मूलभूत समस्याएं आज भी जस की तस हैं। इस नैरेटिव ने शहरी मतदाताओं के बीच असर छोड़ा। पांचवी वजह उनकी राजनीतिक छवि में बदलाव माना जा रहा है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने मंदिरों के दर्शन किए, धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया और अपनी इमेज को पहले की तुलना में ज़्यादा कल्चरल और डाउन टू अर्थ बनाने की कोशिश की। इसके अलावा ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक बाई इलेक्शन था। पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के बजाय जनसुराज अपनी पूरी राजनीतिक ताकत एक जगह केंद्रित कर सका। यानी ये जीत किसी एक मुद्दे की नहीं थी। ये स्थानीय नाराज़गी, युवा मतदाताओं, मजबूत ज़मीनी अभियान, शहरी मुद्दों, विपक्ष के बिखराव और सटीक चुनावी स्ट्रैटेजी का मिला जुला परिणाम था। प्रशांत किशोर की कहानी दूसरे राजनेताओं की कहानी जैसी नहीं है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत चुनाव लड़कर नहीं बल्कि चुनाव जितवा कर की थी। भारत में जिस पेशे को आज पॉलिटिकल कंसल्टिंग कहा जाता है, उसे पहचान दिलाने वाले लोगों में प्रशांत किशोर का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक की स्थापना की और चुनावी स्ट्रैटेजी को एक संगठित प्रोफेशन के रूप में आगे बढ़ाया। उनका मॉडल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग था। डेटा एनालिस्ट, बूथ लेवल माइक्रो प्लानिंग, वोटर रिसर्च, लोकल मैसेजिंग और ग्राउंड कैंपेन, इन सब को जोड़कर वो चुनावी स्ट्रैटेजी तैयार करते थे। यही वजह थी कि एक समय ऐसा आया जब भारतीय राजनीति में ये धारणा बन गई कि जिस पार्टी के साथ प्रशांत किशोर होंगे उसकी जीत तय है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, 2015 में बिहार में नीतीश कुमार की वापसी, 2017 में पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार और 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लगातार तीसरी जीत। इन सभी चुनावों के पीछे प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी की चर्चा होती आई है। यही वजह थी कि उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार और किंग मेकर कहा जाने लगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। साल 2022 के पंजाब असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस चुनाव में भी प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर चर्चा हुई और इसे उनके करियर की पहली बड़ी राजनीतिक असफलताओं में गिना जाने लगा। इसी दौर के बाद उन्होंने इलेक्शन कंसल्टिंग को खुद से धीरे धीरे अलग करना शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर का कहना था कि सिर्फ नेताओं को चुनाव जिताना काफ़ी नहीं है। चुनावी स्ट्रैटेजी सरकार तो बदल सकती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। अगर बदलाव लाना है तो मैदान में उतरकर सीधे जनता के बीच जाना होगा। यहीं से उनके राजनीतिक सफर का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने अपने होम स्टेट बिहार में जनसुराज अभियान की शुरुआत की। उनका कहना था कि बिहार को सिर्फ नई सरकार नहीं बल्कि एक बेहतर गवर्नेंस और नई पॉलिटिकल कल्चर की ज़रूरत है। इसी सोच के साथ उन्होंने जनसुराज को एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में शुरू किया, जिसका उद्देश्य था लोगों की भागीदारी से बेहतर गवर्नेंस स्थापित करना। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा था कि उनका मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि योग्य उम्मीदवारों को आगे लाना है। वो खुद संगठन बनाने और राजनीतिक विकल्पों को तैयार करने पर जोर देते हैं। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं। जनसुराज एक राजनीतिक दल बन गया। बिहार में संगठन तैयार हुआ, लेकिन जब 2025 में बिहार असेंबली इलेक्शन हुए, उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 2025 असेंबली इलेक्शन में जनसुराज ने बिहार की 243 सीटों में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। और जब बांकीपुर बाई इलेक्शन का मौका आया तो प्रशांत किशोर ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। यही फैसला उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। जिस व्यक्ति को देश अब तक किंग मेकर के नाम से जानता था, वो पहली बार खुद जनता के बीच वोट मांगने निकला और पहली ही बार परीक्षा उसने पास कर ली। अब बांकीपुर बाई इलेक्शन खत्म हो चुका है। प्रशांत किशोर जीत चुके हैं, लेकिन क्या ये जीत सिर्फ एक सीट तक सीमित रहेगी या बिहार की पूरी राजनीति को बदलने वाली शुरुआत बनेगी? बांकीपुर एक शहरी असेंबली सीट है। यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे वोटर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं और अपर कास्ट वोटर की बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन बिहार की 243 असेंबली सीटों की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। राज्य की ज़्यादातर सीटें ग्रामीण क्षेत्र की हैं, जहाँ चुनाव आज भी जाति के आधार पर होता है। सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी और ईबीसी कम्युनिटी का है।
ऐसे में सवाल ये है कि जो संदेश बांकीपुर में काम कर गया, क्या वही संदेश बिहार के गांवों और छोटे कस्बों में उतना ही असरदार रहेगा? अगर आप प्रशांत किशोर के जीवन और पॉलिटिकल करियर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है का ये एपिसोड देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रशांत किशोर की जीत और जनसुराज के भविष्य पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।